हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया है कि उन्होंने जो यूएस एड नाम की एक संस्था अमेरिका में चलाई जाती थी, जो बेसिकली यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट कहलाती है, उस एजेंसी के कामकाज को ऑफिशियली बंद कर दिया है। और एलोन मस्क जी ने ये तक बात बोली कि ये जो यूएस एड एजेंसी थी ये एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है। हमें समझने की आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस प्रकार से जो अमेरिका की डीप स्टेट की संस्थाएं हैं उनके ऊपर ये वार जो अब शुरू हुआ है ये इस प्रकार से क्यों चल रहा है। और यूएस एड की खास करके अगर हम भारत में गतिविधियां देखें तो आपको एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझ आएगी कि किस प्रकार से ये संस्था ने भारत को हमेशा चोट पहुंचाई है। यूएस एड के बारे में ये कहा जाता है कि 1947 से लेकर आज तक लगभग 95 देशों में 95 कंट्रीज़ में ये लोग रेजीम चेंज करवा चुके हैं। इस चीज़ से पहले तो आप समझ लीजिए कि यूएस एड कोई डेवलपमेंट प्रमोट करने की एजेंसी नहीं है। ये डीप स्टेट और सीआईए की तरफ से बनी हुई एक ऐसी फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है दूसरे देशों में अमेरिका के अनुकूल एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना और अमेरिका के एजेंडा को आगे बढ़ावा देना। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम यूएस एड की गतिविधियों को भारत में देखें तो आप इसके इतिहास को जानकर काफ़ी आश्चर्यजनक रहेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यूएस एड भारत में लगभग 1960 के दशक से फूड एड के प्रोग्राम में इन्वॉल्व थी। यूएस एड ने 1960 के दशक में भारत में साउथ इंडिया में फर्टिलाइज़र और सीड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए फैक्ट्रीज लगवाने के लिए पैसे का सपोर्ट दिया था। और जब उन्होंने ये सपोर्ट दिया उसी समय उन्होंने भारत की सरकार को साथ में ये कंडीशनलिटी अटैच करके दे दी थी कि आप किसी भी और देश के फर्टिलाइज़र और सीड मैन्युफैक्चरर को यहाँ पर साउथ इंडिया के इन रीजन्स में सीड और फर्टिलाइज़र की मैन्युफैक्चरिंग करने का लाइसेंस नहीं देंगे। आप इस चीज़ से समझिए कि यूएस एड की तरफ से ये जो कंडीशनल डेवलपमेंट एड दी जाती थी इससे वो पहली बात तो देशों के आर्म ट्विस्टिंग किया करते थे। इसके साथ साथ अपने अनुकूल और अपनी विचारधारा के खिलाफ लोगों को बेसिकली तैयार करना और उस विचारधारा में लोगों को भरकर उनको वापस ट्रेन करके भारत भेजकर ये इंश्योर करना कि वो भारत में इन लोगों का एजेंडा चला पाएं। इसके लिए यूएस एड बहुत लंबे समय से भारत में स्कॉलरशिप्स देती आई है। इन स्कॉलरशिप्स के तहत भारत के बड़े प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उन सभी को मौका मिलता है स्कॉलरशिप्स के तहत अमेरिका में जाके पढ़ने का। जब ये अमेरिका में रिसर्च करने जाते हैं तो इनको वहाँ पर सिर्फ रिसर्च नहीं करवाई जाती बल्कि इनके साथ साथ इनको ट्रेनिंग दी जाती है। इनको इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है कि ये वापस भारत आकर सिर्फ उन एजेंडाज़ को ना चलाएं बल्कि उन एजेंडाज़ को चलाने के लिए भारत में आकर थिंक टैंक्स खोलें। थिंक टैंक्स खोलकर ये एक इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर ऐसा पैदा करें जिसके तहत पहली बात तो अमेरिका के अनुकूल जो भी पूरी की पूरी एजेंडा रनिंग मशीनरी है वो तैयार हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूएस एड इस प्रकार से भी ऑपरेट करती थी। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए कि भारत के जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग दिलवाने के लिए विश्व की यूनिवर्सिटीज़ के साथ भारत की सरकार का टाई अप करवाना और लगभग 30 से 40 साल लगातार इस प्रोग्राम को रन करना, जिसके तहत भारत के सिविल सर्वेंट्स यूएस एड के नामक संस्थाओं से जुड़े हुए कॉलेजों में जाकर बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेनिंग लेकर वापस आ रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत के अंदर इस डीप स्टेट को नर्चर करने में यूएस का कितना बड़ा रोल रहा है और खास करके यूएस एड का एज अ संस्था रहा है। अब आप इस चीज़ को देखिए कि पिछले लगभग 50-60 सालों से इन्होंने ना तो भारत में सिर्फ थिंक टैंक्स को पैदा किया, इसके साथ साथ इन्होंने उस विचारधारा वाले सिविल सर्वेंट्स को भी पैदा किया, उस विचारधारा वाले जिनको ये चाहते हैं उनके एजेंडाज़ को चलाने के लिए यहाँ पर न्यूज़ जर्नलिस्ट्स तैयार किए। और आज की डेट में ये सिर्फ न्यूज़ जर्नलिस्ट तक नहीं रुके बल्कि इन्होंने सोशल मीडिया लेवल पर पूरे कार्टल्स बनाए हुए हैं, जिन कार्टल्स के तहत चुनिंदा चैनल जो हैं इन्हीं का एजेंडा और नैरेटिव चलाने के लिए भारत को तोड़ने की शक्ति के तहत बातें करते हैं। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण देखिए। भारत के अंदर जो यूएस एड जब चलती है तो इसको चलाने के लिए इन्होंने हमेशा से सहायता जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साथ ली है। अब होता ये है कि अमेरिका के अंदर जितना भी उनके टैक्स पेयर्स का पैसा है, अभी तक जो सरकारें अमेरिका में थीं ट्रंप जी के आने से पहले, वो सरकारें ज़्यादातर अमेरिका के टैक्स पेयर्स का पैसा चैनलाइज करती थीं यूएस एड में।
यूएस एड का पैसा चैनलाइज होता था जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन में, और वहाँ से ये पैसा चैनलाइज होकर भारत जैसे देश में पहली बात तो आता था। अब भारत में अगर हम कुछ रीसेंट टाइम के एग्जांपल्स देखें कि किस प्रकार से जॉर्ज सोरोस प्लस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन प्लस साथ में यूएस एड ने काम किया है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इन्होंने भारत के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था के अंदर पैसा लगाया है जिसका नाम है ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव, और दूसरी जो संस्था है उसका नाम है हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स। अब आपको ये दोनों संस्थाओं के नाम सुन के तो लगेंगे कि ये बात तो मैं बकवास कर रहा हूँ। हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स तो एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है अगर हिंदू ह्यूमन राइट्स के ऊपर चर्चा हो रही है, और ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव जिसके तहत ये चीज़ बोली जा रही है कि भाई भारत को एक नॉलेज इकोनॉमी बनाएंगे, इसमें बुरा क्या। लेकिन मैं आपसे एक आग्रह करता हूँ, आप वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए और पॉज करके 1 सेकंड गूगल पर जाके इस चीज़ को देखिए कि ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव को रन कौन करता है। आप एक बार सिर्फ ये जाके देखिए कि हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स को रन कौन करता है। और ये जो दो लोग हैं, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स और ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव के, आप इसके बाद ये देखिए कि ये दो लोग जो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को रन करते हैं वो किन बेसिकली राजनीतिक वर्गों को भारत में सपोर्ट करते हैं। कौन से ऐसे भारतीय नेता हैं जो आज की डेट में ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव और हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स के लोगों के साथ उठते बैठते हैं। इससे आपको समझ आएगा कि इन लोगों का भारत में पहली बात तो पेनिट्रेशन किस लेवल का है। दूसरी चीज़, बहुत लंबे समय से अगर हम देखें, खास करके पिछले लगभग 3-3.5 सालों से यूएस एड भारत के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कलर ऑपरेशन रन कर रही है जिसको हम कहते हैं कलर रेवोल्यूशन। ये शब्द कलर रेवोल्यूशन बड़ा दिलचस्प इस कारण से है क्योंकि कलर रेवोल्यूशन CIA से एसोसिएटेड रहे हैं और CIA हमेशा से कई देशों में कलर रेवोल्यूशंस कराती आई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2006 में किर्गिस्तान में ट्यूलिप रेवोल्यूशन हुआ था, इसी प्रकार से यूक्रेन में ऑरेंज रेवोल्यूशन। ये सारे के सारे कारनामे पहली बात तो यूएस एड की तहत होते हैं, और सबसे बड़ी बात, ये कलर रेवोल्यूशन भारत में भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, और इस रेवोल्यूशन का नाम भारत में जो रखा गया है वो है वाइट रेवोल्यूशन। और वाइट रेवोल्यूशन में आप चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर इस वाइट रेवोल्यूशन के तहत जो कलर रेवोल्यूशन भारत में चलाया जा रहा है, इन लोगों ने अपने कार्टल के थ्रू कुछ नरेटिव्स चला रखे हैं। EVM में गड़बड़ी है, इसके साथ साथ भारत में हमें कास्ट सेंसस चाहिए, इसके साथ जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो नहीं आना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को हमें ओपोज करना है, धारा 370 जो है उसके खिलाफ बात करनी है, महाकुंभ में जो है लाखों लोग मर गए, महाकुंभ में लाशें घूम रही हैं। इस प्रकार की जो नरेटिव्स और टिप्पणियां की जा रही हैं और जो प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, ये सारा का सारा इसी टूल किट का पार्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों के पास कुछ बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति भी हैं, जैसे कि उदाहरण के तहत सबीना सिद्दीकी जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल से जुड़ी हुई है, और सबीना सिद्दीकी के यदि आप आर्टिकल्स पढ़ो तो सरप्राइजिंग बात है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक जर्नलिस्ट अमेरिका में बैठ के, जिसने भारत में कभी आकर कदम नहीं रखे, वो भारत के माइनॉरिटीज़ के ऊपर रिपोर्ट्स लिख रही है। और इसी को रिपोर्ट्स में सहायता मिलने के लिए इनका एक एजेंट जो भारत में घूमता है, जो अब अरेस्टेड है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे कि इसको अरेस्ट क्यों कर लिया, ये तो जर्नलिस्ट था, तो उसका नाम था इरफान महराज। ये बेसिकली जुड़ा हुआ है सबसे इम्पोर्टेंटली एक संस्था से जिसका नाम है US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, UCREF। और आपको पता है कि ये जो UCREF है, ये US एड का ही एक एक्सटेंडेड फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो आए गए दिन ये रिपोर्ट निकाल के बार बार बोलता है कि भारत में जो है माइनॉरिटीज़ के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। मैं आपके सामने एक माइनॉरिटी वर्ग का हूँ, पिछले 2 सालों से लगभग आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। कभी आपने मेरे को किसी वीडियो में भी ये बात बोलते हुए सुना कि मैं माइनॉरिटी हूँ और मेरे माइनॉरिटी होने की वजह से मुझे माइनॉरिटी के ऊपर भारत में खतरा महसूस हो रहा है? मुझसे आप जैसे कई सब्सक्राइबर्स कई बार बाहर पब्लिक लेवल पर मिले भी हैं। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोगों में से मुझे कोई मिलता है, पर कभी आपने उस समय जब आप में से कोई मुझे मिला, मेरे को देखते हुए ये चीज़ आपने महसूस करी कि भाई मैं माइनॉरिटी हूँ और मुझे कोई प्रकार का अत्याचार हो रहा है? इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो पूरा प्रोपोगेंडा का खेल था, ये जो पूरा नैरेटिव बिल्डिंग का खेल है जिससे कि सोसाइटीज़ में डिस्कॉर्ड और केओस पैदा किया जाए, ये US एड का सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस US एड ने हाल ही में, अभी अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में भी एक रेजिम चेंज किया है,
और बांग्लादेश में रेजिम चेंज करने के लिए यूएस एड ने दो बड़ी महत्वपूर्ण सब ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें से एक इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट, दूसरी नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी जो जॉर्ज सोरोस से जुड़ी हुई है, ये दोनों के दोनों का सहयोग लिया गया। और अब आप समझेंगे कि क्यों जब नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी जो जॉर्ज सोरोस की खुद की क्रिएटेड संस्था है, वो अगर मान लीजिए बांग्लादेश के रेजिम चेंज में अभी इन्वॉल्व थी, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 दिन पहले जॉर्ज सोरोस का पुत्र अलेक्जेंडर सोरोस जो है वो बांग्लादेश क्यों गया था। तो यहाँ पर ये जो ट्रंप जी की तरफ से अभी सबसे पहली डीप स्टेट को तोड़ने की कार्रवाई की गई है यूएस एड, आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये इशू और बढ़ेगा, क्योंकि जितने भी ये डीप स्टेट के एलिमेंट्स हैं, एक एक करके सबकी दुकान बंद होने वाली है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो भारत है, इस समय भारत को बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि भारत में चल रहा है वाइट रेवोल्यूशन। और ये जो वाइट रेवोल्यूशन भारत में चल रहा है, इस वाइट रेवोल्यूशन को रोकने के लिए हमें हर हालात में ये इंश्योर करना पड़ेगा कि सारे लोगों को एकजुट होकर इन लोगों के नैरेटिव्स में नहीं फंसना, क्योंकि ये इन नैरेटिव्स के तहत देश को, देश की सोसाइटी को और हमारी सभ्यता और संस्कृति को तोड़ने में लगे हुए हैं। तो यूएस एड की तो दुकान बंद हो गई है, बाकी आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो इन्होंने छल कपट करके कुछ चुनिंदा लोगों ने अभी लाभ प्राप्त किए भी थे पिछले 1 आध साल में, इनकी दुकान भी आने वाले 1-2 सालों में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यूएस एड बंद तो हो गया है और ट्रंप जी अभी अगले 4 साल तो हैं। दिक्कत सिर्फ ये है कि ट्रंप जी के जाने के बाद, क्योंकि अमेरिका में जो हाल ही में अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में है, तो कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति बन नहीं सकता। तो यानी कि अगर ट्रंप जी चले जाते हैं, उनके जाने के बाद अगर ये डीप स्टेट का वापस से रिसरेक्शन होता है, तो उसका खमियाजा आने वाले समय में रहेगा। क्योंकि देखिए, यूएस एड तो बंद हो गया, लेकिन यूएस एड यूएस में बंद हुआ है। उनके जो एजेंट्स, कार्टल्स और उनका जो पूरा नेटवर्क भारत में चल रहा है, जो वाइट रेवोल्यूशन चला रहा है, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं। तो उसके लिए हम सबको एक होना बहुत आवश्यक है। और इसी रीज़न से आप देखेंगे कि आने वाले समय में इन लोगों की दुकान पे थोड़ी आंच तो इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से आएगी ही आएगी। धन्यवाद।